हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर अपनी जो यूपीएससी हिंदी के द्वारा चलाई गई प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ है उसके पहले पेपर का जो हम डिस्कशन स्टार्ट किया था रिसेंटली, तो उसका ये सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और जो सेकेंड वीडियो इसमें हम 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि रिलेटेड है वाइटले अवार्ड से। तो ये जो अवार्ड है वाइटले अवार्ड, इसको इस्टेब्लिश किया गया था एडवर्ड वाइटले के द्वारा 1993 में। और इस अवार्ड की जो पहला जो अवार्ड हुआ था उसका प्राइस मनी था 15,000 यूरो, जो कि 1994 में दिया गया था। और ये जो वाइटले अवार्ड है ये दिया जाता है ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच नेचुरल रिसोर्स हैं जिन कंट्री में, लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बहुत कमी है। ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। तो यहाँ के जो ग्रास रूट लेवल के जो लीडर्स होते हैं, जो कि एक इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, नेचर के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो उनको दिया जाता है। और इंडिया में भी ये मिल चुका है अभी तक। 2017 में मिला था पूर्णिमा बर्मन को फ्रॉम इंडिया, जो कि एक इंडिया वॉन द अवार्ड फॉर इंस्पायरिंग वुमेन। ये असम को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके आसपास का जो हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूर्णिमा बर्मन को मिला था 2017 में। और 2021 में अभी मिला है नकलू फोम को, जो कि इंडिया के ही हैं, नागालैंड के जो है ये रिलेटेड है। वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को उन्होंने प्रिजर्व किया है, तो उसके लिए इनको अवार्ड मिला है। तो अभी तक 2 बार इंडिया में मिल चुका है। तो हमारे स्टेटमेंट हम अगर पढ़ते हैं तो इसमें पहला बोल रहा है कि IUCN के सहयोग से UNEP का प्रमुख पुरस्कार है। तो पहला तो गलत हो जाएगा, जो कि मैम ने अभी तुरंत किया है डिस्कस, कि एडवर्ड वाइटले ने इसको स्टार्ट किया था 1993 में। ये एक किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा नहीं है, बल्कि इन्होंने जिनके नाम पे पुरस्कार है उन्होंने स्टार्ट किया था। और यह एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के ज़मीनी स्तर के वन्य जीव संरक्षणवादियों की पहचान और उनका समर्थन करता है, तो ये बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है, किसी भी भारतीय को कभी भी वाइटले पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, जो कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि 2 लोगों को मिल चुका है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा B, 2 ओनली, बाकी दोनों गलत है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि CCO कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। 27। तो इसका जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसका सबसे पहला स्टेटमेंट है जो बोल रहा है CCO भारत सरकार के कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। मतलब कि कोल से रिलेटेड जितने भी स्टैट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, तो मेनली जो स्टैट्स होते हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं? CCO से, ये बोला जा रहा है पहला स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है। ठीक है। फिर थर्ड स्टेटमेंट, यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण से संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। और तीसरा है, यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। ठीक है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है कि CCO भारत के कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट इसमें बोल रहा है कि ये मॉनिटर करता है प्रोग्रेस जो कायला और लिग्नाइट सेक्शन से रिलेटेड जो रीज़न है उसकी क्या प्रोग्रेस है और डेवलपमेंट को उसको मॉनिटर करता है। तो ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो इसका थर्ड स्टेटमेंट है ये फिर से ये बात कर रहा है कि जो कोल फील्ड का एक्विजिशन होता है गवर्नमेंट जो करती है, तो उसको भी ये मॉनिटर करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका मेन काम ही है इस ऑर्गेनाइजेशन का
कि ये जो कोल फील्ड से रिलेटेड और जो जहाँ जहाँ पे कोयले के भंडार हैं उनको मॉनिटर करना, उनकी प्रोग्रेस को चेक करना और उससे रिलेटेड अगर कोई डेटा है, कोई स्टैट्स है, उसको प्रोड्यूस करना। ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट है, यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियाँ जो हैं वो जो फाइनल कंज्यूमर है उस तक जो है प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट जो दिया गया है प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर कोयले का जो है पहुंचना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ये तो एक बहुत ही वैसा स्टेटमेंट है कि यार मतलब इतना टाइम नहीं है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास कि आप जहाँ ना उपभोक्ता को जो उन्होंने डिलीवरी के लिए बोला था यहाँ पे, और इस कोई एक रीज़न है जिसके लिए उन्होंने किया था। तो ये आई डोंट थिंक आपको पढ़ने में ही लग रहा होगा कि थोड़ा सा स्टेटमेंट कुछ गड़बड़ है। तो फोर्थ तो इसमें रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। तो ए विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा 28 है। 28 क्वेश्चन ये बुकर प्राइज से रिलेटेड है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2005 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विदेशी भाषा की पुस्तकों के अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए खोला गया और 2016 से इसके लेखक और अनुवादक दोनों के काम को समान रूप से मान्यता दी गई। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है। 28। फिर नेक्स्ट है, गीतांजलि श्री द्वारा लिखित और डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित टॉम्ब ऑफ सैंड के अनुवादित कथा के लिए 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ओके, तो ये जो अभी आपने पढ़ा होगा 2022 का जो बुकर प्राइज़ है ये गीतांजलि श्री को मिला है, और इसका जो अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेटर जो थी ये थी डेजी रॉकवेल। तो ये पुरस्कार इन दोनों को मिला है। ये किसके लिए मिला है? टॉम्ब ऑफ सैंड, इनकी जो बुक है, इनका जो कार्य है, इसके लिए मिला है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। और जो पहला स्टेटमेंट है जो बता रहा है कि 2005 में जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए फॉरेन लैंग्वेज में जो इसको स्टार्ट कर दिया गया था इस पुरस्कार को, और 2016 में रिकॉग्नाइज़ किया गया था, जो कि ऑथर और ट्रांसलेटर दोनों के वर्क को इक्वली रिकॉग्निशन मिला था। तो ये सही है, ये 2016 में हुआ था और ये 2005 में हुआ था कि अनुवादित जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई और वर्क है, तो ये 2005 का, 2016। तो चलिए ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 29 क्वेश्चन है। ओके, ये यूनियन मिनिस्टर ने अभी लॉन्च किया है इंडिया ट्रेड पोर्टल एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर फॉर इंडियन एक्सपोर्टर एंड फॉरेन बायर। ठीक है, तो ये जो अभी पोर्टल इंडिया ट्रेड पोर्टल है, ये जो अभी किया गया है, लॉन्च किया गया है, तो ये किस के अंदर आता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? 29 क्वेश्चन जो है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये तो फॉरेन बायर और इंडियन एक्सपोर्टर से रिलेटेड है, ट्रेड रिलेटेड है। तो ये किसके अंदर आना चाहिए? कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो दिए हैं, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, नन ऑफ दीज। तो मोस्टली ये अगर ट्रेड से रिलेटेड है तो ये कुछ कॉमर्स से रिलेटेड कोई है, तो मोस्टली ये सब इसी के अंदर आएंगे, कॉमर्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो पहला ही हमारा जो स्टेटमेंट है ये सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में रहा है, ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर TRNG, ये क्या है? विकसित किया गया है। ये अभी ये जो है ये रिलेटेड, ये अभी किसने विकसित किया गया है? तो 30 का जो क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है CSIR, दूसरा है DRDO और तीसरा है IIT मद्रास। तो इसको जो है डेवलप किया गया है IISc बेंगलोर के द्वारा, और जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है, तो इन दोनों ने मिल के इसको जो है इस पोर्टल को, ये TRNG ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर को डेवलप किया है।
ये एक तरह से बहुत ही हाई लेवल पे डेटा इंक्रिप्शन करेगा। इंक्रिप्शन आप जानते हैं, जब भी किसी डेटा को आप एक डिवाइस से दूसरे में भेजते हो तो डेटा को इंक्रिप्ट कर दिया जाता है, उसको एक कोड में डेवलप कर दिया जाता है ताकि कोई और उसको रीड ना कर पाए। तो ये एक इम्प्रूव्ड टेक्निक है डेटा इंक्रिप्शन की। तो इसका बहुत जगह पे यूज़ करा जा सकता है जहाँ पे हमको सेंसिटिव डेटा कहीं पे भेजना है। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? IISc बेंगलोर, और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है अगरवुड से रिलेटेड। अगरवुड जो है, अगरवुड का आपने नाम सुना होगा। तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमको इन्हें पढ़ना है। तो पहला स्टेटमेंट है, यह एक सुगंधित गहरे रंग की रेजिन युक्त कास्ट है जिसका उपयोग हवन सामग्री और इत्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि ये IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। और तीसरा है, ये इंडो मलाया क्षेत्र के लिए स्थानीय है। ओके, मतलब इंडो मलाया क्षेत्र में पाया जाता है। तो देखिए कुछ मैं इसके बारे में, अगरवुड के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ही हाईली वैल्यूएबल, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और ये एरोमेटिक एक रेजिन है। रेजिन आप जानते हैं, जैसे पेड़ जो है, कुछ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनको आप कट करोगे तो उसमें से कुछ लिक्विड निकलता है जो कि जिसका जैसे रबर प्लांटेशन में यूज़ होता है, और अलग अलग रेजिन मिलता है, उसका अलग अलग यूज़ होता है। अब जैसे रबर का प्लांट जो होता है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें एक कट मार देता है, उससे वाइट एक लिक्विड निकलता है जिसको स्टोर करके आप उसको रबर में कन्वर्ट करते हो। तो ये जो है उसी टाइप का ये प्लांट है अगरवुड। तो इसको जब कहीं पे कट कर देते हैं, ये जो कट करने पे जो द्रव निकलता है, जैसे ये एक तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं जैसे हमारा ब्लड होता है, हमारी बॉडी में कहीं पे कट जाता है तो ब्लड निकलता है। तो उसका मेन पर्पज़ रहता है कि वहाँ पे जा मतलब ब्लड निकल के वो जो एरिया है उसको इन्फेक्ट होने से बचाता है, और फिर उसका जो है कि और ज़्यादा जाके बाहर सूख जाता है, तो ताकि वो जो है ब्लड बहुत ज़्यादा एक्सेस में ना निकले और वो जो हील करने में उसको मदद करता है। तो एक तरह से ये जो पेड़ में जो ये वाली जो सिचुएशन होती है कि आपको कट करने पे कोई एक लिक्विड निकलता है, ये सेम टाइप की सिचुएशन रहती है जो कि इसको हील करने की कोशिश करता है, वो जो कटा हुआ पोर्शन है। तो इस समय के साथ ये उस पोर्शन में जहाँ पे कटता है, ये जो रेजिन निकलता है, तो काफ़ी टाइम के साथ वो कन्वर्ट हो जाता है अगरवुड में। और जो अगरवुड है इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि जैसे मतलब ये बहुत ज़्यादा कुछ भी इत्र वगैरह बनाने में, कोई भी जैसे अगरबत्ती वगैरह बनाने में जो भी जिसमें बहुत ज़्यादा खुशबू की ज़रूरत होती है, उस टाइप की चीज़ों में इसका यूज़ होता है। और ये एंडेमिक है इंडो मलाया रीजन से, और इंडिया में जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये पाया जाता है, और IUCN के हिसाब से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो इसको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और साइट्स ने भी इसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। इसको वुड ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। ठीक, तो ये इसके स्टेटमेंट में जो पहला है ये तो बिल्कुल सही है। तो और फिर उसके बाद से दूसरा स्टेटमेंट है जो IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर, ये भी सही है, और ये इंडो मलाया रीजन में ये पाया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर हो जाएगा D, 31 का D। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि रिलेटेड है NLM से। मानसून की उत्तरी सीमा शब्द का उल्लेख प्रायः सुर्खियों में रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओके, तो ये जो वर्ड है NLM, मानसून की उत्तरी सीमा, जिसे नदर्न लिमिट ऑफ मानसून भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरह से नदर्न मोस्ट बाउंड्री जो है इंडिया की, जहाँ पर जो मानसून है, मानसून में किसी एक दिन में ये कि इस जगह तक ही जो है ये रेंज रहेगी। मान लीजिए नदर्न मोस्ट बाउंड्री कोई एक डे में डिफाइन कर दिया गया, जैसे कि इसका थर्ड स्टेटमेंट जो है, मानसून की वह सबसे उत्तरी सीमा है जहाँ पर किसी भी दिन यह आगे बढ़ता है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो कि मान लीजिए कोई एक किसी दिन पे, मान लीजिए आज का दिन है, तो नदर्न मोस्ट बाउंड्री मानसून की डिसाइड कर दी गई कि यहीं तक ये बढ़ेगा।
तो इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो जो लिमिट होगी उसको बोलेंगे NLM, मानसून की उत्तरी सीमा। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है, 32 का सी है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है 33। ये रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, हमारे वाताग्रों से रिलेटेड है। वाताग्रों को फ्रंट भी कहते हैं। तो ये 33 जो क्वेश्चन है, ये पहला है, अधिविष्ट वाताग, जिसे ऑक्यूपाइड फ्रंट भी कहते हैं, का निर्माण तब होता है जब उष्ण वाताग्र शीत वाताग्र से आगे निकल जाता है और ठंडी वायु राशि पूरी तरह से धरातल के ऊपर उठ जाती है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि एक शीत वाताग्र की प्रवणता उष्ण वाताग्र की प्रवणता की तुलना में तीव्र होती है। और थर्ड स्टेटमेंट है, ये आर्कटिक क्षेत्र में निर्मित वाताग्र बर्फ के व्यापक प्रसार के कारण अत्यधिक आक्रामक होते हैं। देखिए जो थर्ड स्टेटमेंट है जो आर्कटिक रीजन का बता रहा है, ये देखिए आर्कटिक रीजन या अंटार्कटिक रीजन ये बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। और हमारा जो वाताग्र बनता है, फ्रंट बनता है, इसकी मेन कंडीशन ये होती है कि एक एयर मास जो चाहिए, एक दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए कि एक कोल्ड एयर मास और एक वार्म एयर मास, तभी फ्रंट वाली सिचुएशन बनेगी। ठीक है, वाताग्र की सिचुएशन। लेकिन अगर जो आर्कटिक रीजन मोस्टली ठंडा ही होता है तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर डिफरेंस नहीं मिलेगा आसानी से। जैसे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि नीचे ट्रॉपिकल रीजन का जो वार्म एयर फ्रंट रहता है, ऊपर आर्कटिक रीजन से आ रहा है जो कोल्ड एयर फ्रंट, तो इस रीजन में आपको काफ़ी फ्रंट मिल जाएंगे। लेकिन यही सिचुएशन जो है आपको आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में एब्सेंट मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑलरेडी इतना लो टेम्परेचर है और वहाँ पे हमको टेम्परेचर डिफरेंस की भी पॉसिबिलिटी बहुत ही लो है कि आपको गर्म फ्रंट वहाँ से आप कहाँ ही लाओगे। और जितना भी टेम्परेचर डिफरेंट होगा दो फ्रंट में तो बहुत ही कम होगा। तो कोई जो है इस टाइप के आक्रामक बनने का ये है कि बन सकते हैं, लेकिन आक्रामक होने का कोई स्कोप नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, तो हमारा सी और डी तो एकदम नहीं होगा। फिर 1 और 2 में से जैसे ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये बोल रहा है कि जो स्लोप होता है कोल्ड फ्रंट का वो स्टीपर होता है वार्म फ्रंट से। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। तो अब इसमें देखेंगे जब 2 स्टेटमेंट सही है तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 34th क्वेश्चन है, जो कि रिलेटेड है भारत में भागीदारी गारंटी प्रणाली, जिसको PGS भी कहते हैं, पार्टनरशिप गारंटी सिस्टम इन इंडिया, उससे रिलेटेड है। तो ये क्या है, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है कि पहले मैं बता देती हूँ आपको ये PGS होती क्या चीज़ है। एक्चुअली अभी जो आप देख रहे होंगे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जिनको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का उन पे सर्टिफिकेशन लिखा होता है कि ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है। तो ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं तो इनका जो सर्टिफिकेशन होता है ये कौन देता है, तो ये दिया जाता है NPOP, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। और ये PGS सर्टिफिकेशन देता है, PGS इंडिया, जिसका ये पूरा नाम है पार्टनरशिप गारंटी सिस्टम। और ये सर्टिफाई करता है जो भी प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये किससे, तो फिर इसका जो स्टेट में ऑप्शन है हम पढ़ते हैं। पहला है स्वयं सहायक समूह द्वारा ऋण चूक को न्यूनतम करना, नहीं। कर विवादों के समयबद्ध निपटान को सक्षम बनाना। फिर थर्ड जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण को सुनिश्चित करना। तो ये जैविक उत्पाद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो ये सी स्टेटमेंट सही रहेगा। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि FDI से रिलेटेड है। तो इसको ये जो है इसमें से 4 दिए हुए, ऑटोमोबाइल सेक्टर और टेलीकॉम, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल और होटल एंड टूरिज़्म। तो इन चारों में से FDI को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इसका जो FDI का सबसे अगर देखा जाए इसमें, तो ये होटल जो है, होटल एंड पर्यटन, ये करीब 3% के अराउंड जो FDI आई थी उसका ये 3% पार्ट लेता है। और ये मेडिसिन, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल का जो क्या सीन है, ये 3.03, इससे बहुत थोड़े ही मात्रा में ऊपर है।
तो वो 3.03 के अराउंड होगा। तो फर्स्ट नंबर पे देखा जाए अगर 4 है, फिर उसके बाद थर्ड आ जाएगा, और फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है ये है करीब 5% के अराउंड, और फिर टेलीकॉम जो दूर संचार है ये 7% के अराउंड है। तो इसका जो स्टेटमेंट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4312 सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड है जो आरबीआई ने अभी अपनी सीबीडीटी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को प्रारंभ किया गया है। ये जो योजना बना रही है इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्टेटमेंट है हमको चेक करना है। तो इसका पहला स्टेटमेंट जो रिलेटेड है, एक सेकेंड, ओके। तो पहले स्टेटमेंट में बात कर रहा है ये अंतर बैंक निपटान की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है इसका ये बोल रहा है लेन देन की कम लागत के कारण सरकार को मुद्रा जारी करने से अर्जित होने वाला लाभ कम हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड स्टेटमेंट ये बोलता है कि निर्यातकों को वास्तविक समय आधारित भुगतान संभव होगा, ठीक है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट तो आपको लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सही होगा, क्योंकि रियल टाइम पे आपको जब आप पेमेंट करोगे कोई डिजिटल करेंसी के तो रियल टाइम पेमेंट हो जाएगा, तुरंत के तुरंत हो जाएगा। कहीं भी एक्सपोर्टर्स को करना है, पेमेंट करना है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा सही है। फिर उसके बाद इसका जो स्टेटमेंट सेकंड है लेन देन की कम लागत के कारण सरकार को मुद्रा जारी करने से अर्जित होने वाला लाभ कम हो जाएगा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कहीं से इसका जो है रिड्यूस नहीं होगा इसकी जो करेंसी में जो आरबीआई को होना, तो ये तो गलत है स्टेटमेंट। और पहला स्टेटमेंट अगर देखते हैं तो पहला स्टेटमेंट है अंतर बैंक निपटान की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि रिलेटेड है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है। तो ये जो है ये क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर आप देखेंगे यूपीएससी में भी अभी आया हुआ है। तो इसका जो आंसर है मुझे लगता है आप सब लोग जानते होंगे, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा ये बोर्ड नहीं है, ठीक है। ये अथॉरिटी जो है प्राधिकरण है, ये है किसके अंदर है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मनरेगा से रिलेटेड है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, इनको हमको कंसीडर करना है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है यह वैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 200 रोजगार की कानूनी 200 दिन की रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। तो आपको ये तो देख के लग गया होगा कि ये 200 दिन तो है ही नहीं, तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। 100 डेज गारंटी रहती है इसमें, तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। एमआरडी ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से इस योजना के संपूर्ण कार्यान्वयन की निगरानी करता है, ठीक है। मॉनिटरिंग जो है ये एमआरडी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो इसका मॉनिटरिंग करती है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट सेकेंड है ये तो सही है, मॉनिटरिंग का जो जिम्मा है ये एमआरडी के पास है। तो इसका पहला स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने, जो कि रिलेटेड है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, विकासशील सदस्य देशों का वार्षिक आर्थिक रिपोर्टों की एक श्रृंखला है, यह किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है। तो ये है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, ठीक है।
तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक की जो एनुअल इकोनॉमिक रिपोर्ट है, ये डेवलपिंग कंट्री की रिपोर्ट निकालती है। तो ये कौन करता है? या एशियन से रिलेटेड है, तो मोस्टली हमें क्या लग रहा है, अगर हम तुक्का भी मारते हैं तो आई थिंक एडीबी ही ज़्यादातर लोग मारेंगे, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आप ऐसे अगर तुक्का मारना है तो हाँ, सही हो गया आपका आंसर, वेरी गुड। तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये एक तरह से आपको रटना ही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, इसका जो है इसमें जो स्टेटमेंट है ये किससे रिलेटेड है? ये मृत्यु के कारण, अच्छा, ये एक द 2020 रिपोर्ट ऑन मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ के चिकित्सा प्रमाणन पर 2020 की रिपोर्ट किसके द्वारा संकलित की गई है? ठीक है, तो इसका जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ओके, ये जो इसका स्टेटमेंट, इसका जो आंसर है ए रहेगा। ये जो रिपोर्ट ये जो होती है, ये मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ 2020 की रिपोर्ट, ये मेनली ये रजिस्ट्रार जनरल ही इस रिपोर्ट को बनाता है। तो इसका स्टेटमेंट जो है ए सही हो गया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो कि रिलेटेड है परियोजना निगाह से रिलेटेड है, परियोजना निगाह के संदर्भ में। तो ये प्रोजेक्ट निगाह जो है, इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट हैं दो, उनको कंसीडर करते हैं। तो प्रोजेक्ट निगाह इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव किस लिए है कि ट्रैक करेगा कंटेनर, जो कि आईसीडी कंटेनर ट्रैकिंग मॉडल है, कि बेटर विजिबिलिटी ऑफ कंटेनर मूवमेंट इनसाइड द, ये जो आईसीडी के अंदर। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट निगाह है, मेनली आप देखते होंगे जब आप पर कहीं पे टोल टैक्स के लिए आप जा रहे हैं, आपको कस्टम ड्यूटी, कोई भी अगर प्रोडक्ट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर भेजा जा रहा है तो कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। तो उसके लिए जो कंटेनर जो होते हैं, जो बड़े बड़े आपने ट्रक्स देखे होंगे, इसके अंदर कंटेनर होते हैं, तो जब वो पास करते हैं तो उस कंटेनर के अंदर जो है पहले चेक किया जाता है उसको कि क्या है। तो इसको जो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत लंबी लंबी लाइन लग जाती है, बहुत टाइम लग जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो इसके लिए एक ये प्रोजेक्ट लाया गया है, प्रोजेक्ट निगाह। तो इस प्रोजेक्ट निगाह में जो है कंटेनर को ट्रैक करने की एक पहल है, जो कि आईसीडी के अंदर कंटेनर की आवाजाही को बेहतर दृश्यता में मदद करेंगे। ठीक है, कि आपके कंटेनर के अंदर क्या है उसको सही से देखा जा सके। तो ये निगाह जो है, कहाँ पे निगाह की बात हो रही है, जो कंटेनर होते हैं, ये जो बड़े बड़े ट्रक, और ये जब किसी की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उनको अच्छे से देखा जाए, तो निगाह उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो और इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट तुमने पढ़ लिया, सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ सीमा शुल्क के लंबे समय के से खड़े कंटेनरों में तेज़ी लाने और समय पर मंजूरी की निगरानी करने में मदद करेगा। ठीक है, ये भी सही है। ये जो मैंने बताया आपको, इसका क्या पर्पज़ है, मेन इसीलिए इस आया है, ताकि जो इतने लंबे लंबे कंटेनर खड़े रहते हैं उनको दिक्कत ना हो और वो जल्दी जो है पास हो जाए। तो अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, ये निम्नलिखित में से कौन 6 महीने का कॉम्बैट आर्मी एविएशन कोर्स पूरा करने के बाद कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला है? तो पहली महिला तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप किसी स्टेट एग्ज़ाम में, बाकी एग्ज़ाम देंगे तो रिलेटेड, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है ये है ए, 42 का ए है, अभिलाषा बराक नाम है इनका। तो यही अभी एक पहली वुमेन हुई है जिन्होंने ज्वाइन किया है आर्मी एविएशन कॉर्प्स को एज अ कॉम्बैट एविएटर, और 6 मंथ की कॉम्बैट ट्रेनिंग के बाद, कॉम्बैट आर्मी एविएशन कोर्स के बाद इन्होंने इसको ज्वाइन किया। तो ये पहली महिला हो जाएंगी। तो याद रखिए, बराक नाम से है, अभिलाषा बराक। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा 43rd क्वेश्चन है, जो कि रिलेटेड है। ठीक है, चीनी निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, भारत सरकार ने हाल ही में चीनी के निर्यात को 10 मिलियन टन तक सीमित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, 6 वर्षों में यह पहली बार है कि केंद्र चीनी निर्यात को विनियमित कर रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है,
जो हमारे पास स्टॉक की कमी हो रही थी शुगर की, तो इन्होंने एक लिमिट लगा दिया कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो एक्सपोर्ट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, 10 मिलियन शुगर एक्सपोर्ट पे जो है लिमिट है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है इसका, 6 वर्ष में या पहली बार है कि केंद्र चीनी निर्यात के विनियमित कर रहा है, ठीक है, इसको रेगुलेट कर रहा है एक्सपोर्ट को। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन से रिलेटेड। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो NSM है, ये DRDO की एक पहल है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, ये NSM के तहत अब तक पूरे देश में 24 पेटाफ्लॉप की गणना क्षमता वाले 15 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं। देखिए, जो पहला ये स्टेटमेंट ये जो बोल रहा है कि ये जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग DRDO के अंदर आता है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, MITI का, और साथ ही में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक DST, इन दोनों का इनिशिएटिव है, जो कि जिसका मेन पर्पस है कि हमारे देश में सुपर कंप्यूटर जो हैं उनको अभी मतलब उनका बढ़ावा दिया जाए और इंडिया के पास काफ़ी हाई लेवल के सुपर कंप्यूटर हो। तो ये नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन जो है ये इसके द्वारा, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, NSM के तहत अब तक पूरे देश में 24 पेटाफ्लॉप की गणना क्षमता वाले 15 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं। तो ये सही है जो हमारे NSM के अंतर्गत। और अभी रिसेंटली परम पोरुल नाम का एक जो सुपर कंप्यूटर है, जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट सुपर कंप्यूटर है, NIT तिरुचिरापल्ली में। इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ये सेकेंड फेज जो NSM की है, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन की, उसके अंतर्गत किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि रिलेटेड है, भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? ओके, तो इसका ये जो है, इसमें से कौन सा प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है हमारे देश में? तो ये काम कौन करता है? RBI के सिवा कोई नहीं करता है। मतलब करने को तो है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री भी सब करती है, जो MPCM, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, लेकिन मेनली ये जो है इन्फ्लेशन को इस्टेब्लिश करना, ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसको चेंज करना अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, तो ये सारे काम जो है ये RBI के हैं। तो इसका आंसर है डी, RBI। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के शब्द फड़म या फनम जो है ये किससे रिलेटेड है? तो फनम वर्ड आपने सुना होगा, ये मेनली फनम वर्ड है, एक बोलते हैं चुकराम। ये जो वर्ड है मिडीवल एरा में, ये त्रावणकोर रीजन था, उससे रिलेटेड है। इसको ये एक तरह के कॉइन होते हैं जिनका एक्सटेंसिवली ट्रेड और इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। तो फनम या चुकराम, ये सब जो है चक्राम, ये क्या है? कॉइन्स है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड है। भारत में निर्धनता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द परसेंटेज ऑफ पुअर पॉपुलेशन इज़ हायर इन रूरल एरिया एज कम्पेयर टू द अर्बन एरिया। मतलब कि जो शहरी इलाकों की जो गरीबी, जो पुअर पॉपुलेशन है, उसका परसेंटेज जो है हायर है रूरल एरिया में एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। और द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ कि द पॉवर्टी रेट अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब इज़ हायर देन दैट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। तो शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉवर्टी रेट जो है शेड्यूल्ड कास्ट से ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, सेकेंड।
और फिर जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ पुअर पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इनकम इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट उसको पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि यह किसी उत्पाद की कीमत में परिवर्तन के संदर्भ में उसके उपभोग के परिवर्तन की माप है, ठीक है। ये और जो सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है, ये जो इनकम इलास्टिसिटी है, ये डिमांड ऑफ लग्जरी गुड इज़ नेगेटिव। तो इसका जो स्टेटमेंट सेकेंड है, पहले तो ये जो दूसरा ये जो बोल रहा है कि जब ये लग्जरी गुड कौन से गुड होते हैं जो कि जब आप जो आपकी बेसिक नीड के लिए नहीं, जो ऐसे जो कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने, आपके पास बहुत पैसा है तो आप अपने आराम के लिए, मतलब उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप खरीद रहे हो, तो ये होता है लग्जरी गुड होता है, ठीक है। तो ये लग्जरी गुड के लिए जो इलास्टिसिटी होती है, इनकम इलास्टिसिटी होती है ग्रेटर देन 1 होती है, ओके। तो इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट है तो ये तो गलत हो जाएगा, ये नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव तो नहीं होती है, पॉजिटिव होती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग। और ये पहला स्टेटमेंट बोला है कि इट मेजर्स द चेंज इन कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स प्राइस। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है वो मेजर करती है चेंज इन द क्वांटिटी परचेज्ड ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर उसका जो प्राइस चेंज हो रहा है तो मतलब क्वांटिटी आप कितनी चेंज कर रहे हो अगर प्राइस चेंज होने पे, तो ये होती है इलास्टिसिटी। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओके। तो चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं जो कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से रिलेटेड है। तो इसका जो स्टेटमेंट है पहला, ये बोल रहा है जहाँ बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उड़ान भरती है वहीं क्रूज मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर उड़ान भरती है। तो इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो कि बोल रहा है क्रूज मिसाइल के विपरीत बैलिस्टिक मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने के लिए गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है, ओके। और तीसरा है कि अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का एक उदाहरण है। हाँ, अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का एक उदाहरण, ये तो सही है। ये अग्नि प्राइम जो है, अग्नि सीरीज़ के जो मिसाइल्स हैं वो सारी बैलिस्टिक